हेलो फ्रेंड्स, जे टेस्ट सीरीज के सैंपल पेपर 2 का सॉल्यूशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एट व्हाट टेम्परेचर ए गोल्ड रिंग ऑफ डायमीटर 6.230 सेंटीमीटर बी हीटेड सो दैट इट कैन बी फिटेड ऑन ए वुडन बैंगल। लकड़ी का चूड़ी है, उसके ऊपर में गोल्ड का रिंग बैठाना है। गोल्ड रिंग का डायमीटर कम है 6.230 सेंटीमीटर और वुडन रिंग का 6.241 सेंटीमीटर है। बोथ द डायमीटर हैव बीन मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। ये जो लेंथ दिया है वो रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पर है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गोल्ड इज दिया हुआ है। तो कितना डिग्री सेल्सियस तक इसको हम हीट करें कि ये सोने का जो रिंग है वो लकड़ी के चूड़ी पर बैठ जाए। कुछ इस तरह से मान लेते हैं कि ठीक से तो बना नहीं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि नीचे वाला जो है सोने का चूड़ी है और ये जो है लकड़ी का बैंगल है, ये सोने का रिंग है। इसको इसके ऊपर बैठाना है। तो ये जो सोने का जो हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं वो उसका इनिशियल लेंथ कितना है 2πr1 और बाद में लेंथ कितना है 2πr2 और 2r1 दिया हुआ है डायमीटर शुरू में, सो गोल्ड का है 230 सेंटीमीटर और यही है ये है वुडन बैंगल का, लकड़ी का जो चूड़ी का, जो कि बाद में सोने का जो रिंग है उसका भी डायमीटर वही होने वाला है 6.241। जब दोनों का डायमीटर सेम हो जाएगा, मतलब ये 27 डिग्री सेल्सियस पर इतना है, बाद में इतना हो जाएगा, तभी जाकर सोने का रिंग लकड़ी के चूड़ी पर बैठेगा। तो यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लंबाई बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इतना बढ़ जाता है। कुछ ऐसे कितना बढ़ता है उसके लिए जो फॉर्मूला दिया जाता है वो है अल्फा के टर्म में। अल्फा है थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। 1 डिग्री केल्विन, 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस चेंज दोनों का सेम होता है। उतना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो वैल्यू है उसका इतना फ्रैक्शनल चेंज जो हो जाएगा 14 टाइम्स 10⁻⁵, इतना फ्रैक्शनल चेंज। मतलब इसको यदि हम उसका लंबाई इनिशियल लंबाई से मेजर मल्टीप्लाई कर दें तो इतना लंबा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए शुरू में 1 मीटर है तो 1 टाइम्स 14 टाइम्स 10⁻⁵, इतना मीटर लंबा हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला ऐसे देते हैं कि L2 बाद में कितना होगा, शुरू में जो था 100 और जो इंक्रीज होगा, और इंक्रीज कितना होगा शुरू में जो है 100 अल्फा टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर θ2 माइनस θ1। L2 कितना है, L2 2πr2 कह सकते हैं, ये 2πr1 हो गया, इनिशियली 2πr1 अल्फा θ2 माइनस θ1। सबका वैल्यू बैठा देते हैं और हमें ये फाइनल टेम्परेचर यहाँ निकाल लेंगे। जो पहले 2π इधर से हटा दिए, r2 माइनस r1 इधर हो गया r1 अल्फा θ2 माइनस θ1 कितना है। अब यहाँ पर इसे हम चाहे तो केल्विन में लिखें या डिग्री सेल्सियस में लिखें, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इसका टू 1 केल्विन चेंज। 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल नहीं होता है 1 केल्विन की, लेकिन जो चेंज होता है किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दो तो केल्विन स्केल में उसका भी टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ जाएगा। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से हम इसको 1 डिग्री सेल्सियस ले चलते हैं, ये 273 केल्विन है, ये 274 केल्विन हो गया। यहाँ पर जो चेंज आया वो 1 केल्विन आया, यहाँ पर जो चेंज आया 1 डिग्री सेल्सियस आया, तो ये चेंज है यहाँ पर। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं इसको केल्विन में इस स्केल में जाकर चेंज करने का, थोड़े टाइम में बात करने के लिए, राइट। ये जो दिखा हुआ है वो चेंज है और अल्फा में जो वैल्यू है वो भी चेंज ही है, पर केल्विन चेंज। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली थीटा जो है 27 ही लिखते हैं। और r2 माइनस r1 कितना है देख लेते हैं, इसे माइनस कर देते हैं, 2 रहने देते हैं, केवल पाई हटाते हैं
तो हमारे ज़्यादा अच्छा है। 2R2 दिया हुआ है तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं, 1 0, 2R2 माइनस 2R1, 0 4 से 3 1 0.01, 0.01। ये 2R1 कितना है 6.230, 6.230। अल्फा का वैल्यू कितना है 14 टाइम्स 10 पावर -5। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू ये 14 नहीं है 1.4 है। ये गलत तरीका लिखने को होता है, यदि हम लिखते हैं 14 टाइम्स 10 पावर, साइंटिफिक वे में लिखने का है 1 डेसिमल समथिंग, 1.4 है। और ये जो है सो θ2 -27 डिग्री सेल्सियस ये है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, θ2 -27 कितना हो गया 0.01 डिवाइडेड बाय 6.23, 1.4, 10 की पावर 5 ऊपर ले जाते हैं तो θ2 कितना आ गया 27 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, 1 है तो इधर हो गया 0.011, 0.011, 0.011। तो यहाँ पर हमने 0 देकर इसको हटा दिए। अब कितना आया यहाँ पर ये 11 है और एक 0 नीचे आया, इस तरह से खत्म हो गया। 27 प्लस अभी 5 लाख में से 55 हो गया, 5 लाख नहीं है 55 लाख हो गया, ऑलमोस्ट 126 समथिंग, 126 डिग्री सेल्सियस। ये कितना हो गया 126 52 समथिंग लाइक 123 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये सेल्सियस में है। तीसरे से में θ2 निकल गया। आंसर देखते हैं 122 ये वाला ऑप्शन 4। तो इसका इस तरह से बनाना काफ़ी आसान है। इनिशियल लेंथ है 2πr1, या सिंपली यहाँ पर रेडियस भी दे सकते हैं कि जस्ट रेडियस ऐसी इस तरह से वैरी करता है, और बाद में 2πr2 हो गया, अल्फा में दिया हुआ है, इस फॉर्मूला में बैठा है। बस इसमें केवल इतना ही आपको पता रखना है कि जो चेंज होता है वो होता है इनिशियल वैल्यू टाइम्स अल्फा टाइम्स चेंज इन थीटा, जो टेम्परेचर है। और इसमें आपको डिग्री सेल्सियस केल्विन इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। यदि आप इसको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में भी चेंज करते तो ये इतना ही वैल्यू आता है। आप चेंज करते देखिए, यहाँ पे 273 ऐड करते हैं, यहाँ पे 273 ऐड करते हैं, तो जब डिफरेंस लेंगे तो 273 चला जाएगा। तो ये काफ़ी आसान था। ओके, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है n मोल्स ऑफ ए आइडियल गैस अंडरगोज ए प्रोसेस A and B, A to B, A से B में जाता है, as shown in the figure. The maximum temperature of the gas during the process will be, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा ये बताना है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, ये पर गैस लो लगाते हैं P इक्वल टू nRT। P कितना है, फॉर्मूला लगाएंगे 2P0, V कितना है V0, N तो N है, R टेम्परेचर कितना है उसको A बोलते हैं। तो हमें E पर जो टेम्परेचर है वो पता हो गया 2P0 V0 बाय nR। ऐसे ही B पर जो टेम्परेचर है वो पता हो जाएगा, ये हो जाएगा P0 टाइम्स 2V0 बाय nR। एक्जैक्टली सेम, दोनों जगह सेम टेम्परेचर, T इक्वल टू T। लेकिन ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। आपको हम यहाँ पर थोड़ा सा दिखाते हैं कि गैस लॉ जो होता है वो होता है P इक्वल टू nR। यदि T को यदि हम कांस्टेंट कर दें तो P भी कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। और P उसके बाद में जो इक्वल टू होगा या प्रोपोर्शनल 1/v होगा। और P भी डायग्राम में 1/v कैसे देखिए, ये P है ये D है, जब R इन्फिनिटी होगा तो P 0 होगा, और जब 0 होगा तो इन्फिनिटी होगा। ये कुछ इस तरह से जाता है और दूर में जाकर वक्त स्ट्रेट नहीं होता, ऐसे इस तरह से होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, तो इसका मतलब है टेम्परेचर यहाँ पर कुछ था T, वही टेम्परेचर बाद में भी हो गया, तो टेम्परेचर बढ़ा होगा। यदि हम इसको P डायग्राम से TV डायग्राम बना दें तो A पर जो है सो कुछ टेम्परेचर है, कितना है मुझे नहीं पता, कुछ टेम्परेचर है
ये जीरो नहीं है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में वो टेम्परेचर बढ़ा और बढ़कर फिर जो है सो वही टेम्परेचर आया। इस तरह से कुछ प्लॉट है, हमें ये टेम्परेचर बताना है। कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए सबसे अच्छा ये है कि हम ये जो प्लॉट है इसको कन्वर्ट कर दें इसमें। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो पहले इसका इक्वेशन देखते हैं क्या है। ए बी का इक्वेशन ऑफ ए बी प्रोसेस जो है स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन की टाइम का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसी में सब्सटीट्यूट करते हैं। y है p प्रेशर, x क्या है v वॉल्यूम, और कॉन्स्टेंट यहाँ से देख के लिखना पड़ेगा। m क्या है स्लोप, ये वाला जो स्लोप है। ये एंगल कितना है, जो भी एंगल है इसका टेन थीटा निकालना है, मतलब माइनस टेन थीटा इसका निकालना है। और इसका टेन थीटा जो है यहाँ पर हम देखते हैं ये बाई ए होगा टेन थीटा, यही स्लोप है लेकिन माइनस में। तो ये कितना है पी नोट, ये कितना है भी नोट, माइनस पी नोट बाई पी नोट, स्लोप निकल गया। और सी जब एक्स इक्वल टू जीरो है तो वाई का जो वैल्यू है वही सी है, राइट। तो एक्स में भी जब जीरो है यहाँ पर तो ये कितना है वो देखना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाते हैं इससे, तो देखते हैं कि कब जीरो होगा। ये टेन थीटा, ये जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है टू भी नोट, तो ये कितना हो जाएगा इधर कहीं लिख देते हैं। टेन थीटा कितना था पी नोट बाई भी नोट, इसी को आगे कहते हैं इधर। यहाँ तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो नेक्स्ट टाइम मैंने ये लिया ना, ये टू भी नोट है, तो ये कितना होना चाहिए एक्स, तो एक्स आ गया हमारा टू पी नोट, मतलब यहाँ से ये टू पी नोट है, यहाँ से यहाँ तक टू पी नोट है और एक पी नोट तो ये है। तो इसका जो वैल्यू है वो सी है, सी इंटरसेप्ट वो तीन पी नोट हो गया, तीन पी नोट हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन मिल गया। इसका इक्वेशन कैसे निकाले वो देख लिया आपने कि हमें एम पता चल गया। अब सी निकालने के लिए क्या किया है, फिर वही टेन थीटा में इसको वैल्यू बैठाए। ये आपकी टू भी नोट है, ये भी टू भी नोट होना पड़ेगा, थीटा से सेम है। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है सो टू भी नोट हो गया, तो टोटल वैल्यू थ्री भी नोट हो गया, यही इंटरसेप्ट है। तो ये हमारा क्वेश्चन मिल गया। लेकिन मुझे अभी भी ये पी वी है, पी वी डायग्राम है, राइट। हमें पी वी नहीं चाहिए, हमें चाहिए टी वी। टी को टी से रिप्लेस करना है। कैसे करेंगे रिप्लेस? हम गैस इक्वेशन लेते हैं, ये होल्ड करता है ऑल केसेस के लिए। तो यहाँ पर पी को यहाँ से उठाए और यहाँ रख दिए, पी यहाँ से उठा कर रख दिए। अब क्या हो गया, पी की जगह एन आर टी बाई वी लिखे, माइनस पी नॉट पी बाई वी नॉट प्लस थ्री पी नॉट। टी कितना आ गया वन बाई एन आर, या एन आर रहने देते हैं, माइनस पी नॉट बाई वी नॉट कॉन्स्टेंट है वी स्क्वायर प्लस थ्री पी नॉट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पैराबोला देगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो पैराबोला देता है। स्ट्रेट लाइन के लिए ये जो है लीनियर इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन देता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला देता है। पैराबोला है यहाँ कुछ इस तरह का पैराबोला बना, अब ऊपर हो सकता है नीचे हो सकता है। अब यहाँ से हम आराम से टी का मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। टी एक फंक्शन है, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, इसका मैक्सिमम कैलकुलस यूज करते हैं। तो टी टू बी मैक्सिमम डी टी बाई ये वेरिएबल है भी, ये जीरो होना होगा और सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना होगा। डी टी बाई डी भी कितना है यहाँ से देख लेते हैं, वन बाई एन आर, और इधर हो गया एक कांस्टेंट है टू भी आया प्लस थ्री पी नोट आया, इसको जीरो करना है। तो हमारी वैल्यू कितना आया माइनस पी नोट बाई वी नोट टू भी इक्वल टू माइनस थ्री पी नोट। तो भी हमें आ गया थ्री पी नोट बाई पी नोट, चला गया थ्री पी नोट आया, नहीं ये दो तो भूल गया, सो 1.5।
जब भी जो है सो 1.5 होगा तब टेम्परेचर मैक्सिमम मिलेगा। तो वो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर जो मैक्सिमम है एनआर लिख लेते हैं, क्या था पी नॉट वी नॉट माइनस वन, अभी की वैल्यू आया 1.5 प्लस 3 स्क्वायर 3 पी नॉट वी का मतलब है 1.5। अब जो भी आया इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना हो गया 2.25 वी नॉट स्क्वायर बाय वी नॉट भी है माइनस है, एक वी नॉट तो चला गया, वी नॉट जो है सो कॉमन कर लिए 2.25 वी नॉट ये 4.5 है, 2.25 आधा रह गया 2.25, शायद आंसर फ्रैक्शन में है 25 9 225 25 6 9/4 पी नॉट वी नॉट। और पी मैक्सिमम लिखना है, यहाँ पे एन आर भी है, ये एन आर इधर ले आएंगे, ये हमारा हो गया आंसर। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है 2.25 ये पी नॉट बाय एन आर 9/4। तो इसको मैंने क्या किया, पहले मैंने देखा ए बी जो है यहाँ पर टेम्परेचर और यहाँ पर टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब एक मैक्सिमम से होकर गुजरा होगा या मिनिमम से होकर गुजरा होगा। तो हमने पहले इसका इक्वेशन लिखा है ए बी का, सीधे वाई स्क्वायर टू एम एक्स प्लस सी से इसका इक्वेशन लिखा है। एम क्या है स्लोप है, स्लोप यहाँ माइनस में है, पी नॉट बाई वी नॉट स्लोप हुआ। अब इसी लाइन को आगे बढ़ा दिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 वी नॉट है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम कैलकुलेट किए, टेन थीटा में पता है पी नॉट बाई वी नॉट। तो हमें इंटरसेप्ट जो सी है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिला जो कि पी नॉट प्लस ये डिस्टेंस पी नॉट से पी नॉट मिल गया। जब हमें इसका इक्वेशन मिल गया तो हमारा वो इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन का है और वो पी की डायग्राम है, पी वर्सेस पी है। जब हमें टेम्परेचर का मैक्सिमम मिनिमम पता करना है तो पी भी को हम पी भी डायग्राम बनाने ले जाते हैं, टी भी डायग्राम। गैस इक्वेशन लिए, गैस इक्वेशन से हम पी को हटा दिए क्योंकि हमें टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर नहीं चाहिए, तो प्रेशर हटा दिए और हमें मिल गया टेम्परेचर वर्सेस वैल्यू। अब ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई पैराबोला होगा, उसका मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम निकाल लिया। हमने यहाँ पर नहीं चेक किया कि ये सेकंड डेरिवेटिव जो है सो नेगेटिव है या नहीं है, आप चाहो तो इसे चेक कर सकते हो, लेकिन यदि आंसर यहाँ पर एक ही ऑप्शन आया है ना, ये भी का एक ही वैल्यू है तो मैक्सिमम होना ही है, आपको उतना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि आप फिर भी चेक करना चाहते हो तो उसका सेकंड डेरिवेटिव चेक करके देख लो। फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ है, ये है राइट। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/nr माइनस पी नॉट टाइम्स 2 प्लस 3 पी नॉट का तो जीरो हो ना, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि 3 पी नॉट तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो जो वैल्यू आया माइनस पी नॉट बाय वी नॉट टाइम्स 2/nr, ये सारे के पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ गया। इसका मतलब इस वैल्यू पर हमें मैक्सिमम ही मिलेगा। तो ये काफ़ी आसान था। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए थिन प्रिज्म P1 with angle 4 degree and made from glass of refractiveness 1.54 बनाते हैं उसको। ये थोड़ा 1.54 नहीं लग रहा है, नहीं एंगल 4 डिग्री, 4 डिग्री उससे थोड़ा ज़्यादा है, चलेगा, ABC बोल देते हैं। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.54। इस कंबाइंड विद अनदर प्रिज्म, ये P1 प्रिज्म है, made of glass of refractiveness 1.7 to produce dispersion without deviation प्रोड्यूस करना है। तो इसमें जो डेविएशन हो रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में डेविएशन होना चाहिए, इधर से गया इधर से गया इधर आया, ये डेविएशन है, इसका ऑपोजिट होना चाहिए क्योंकि हमें डेविएशन नहीं चाहिए। तो हमें जो बनाना होगा दूसरा वो इस तरह से,
दूसरा प्रिज्म ऐसा होगा, उलट दिए तो डेविएशन अभी इसमें जिस डायरेक्शन में ये डेविएशन दे रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ये डेविएशन देगा, तब एक चांसेस है कि दोनों में कोई डेविएशन, कंबाइंड सिस्टम कोई डेविएशन नहीं देगा। इसका म्यू जो है 1.72 है, ये P2 है। द एंगल ऑफ द प्रिज्म टू, ये एंगल जो है A2 वो बताना है क्या है। यहाँ पर जो एंगल A1 है उसको 2 डिग्री करना है। तो हम इसमें नो डिस्पर्सन, डिस्पर्सन विद नो डेविएशन, डिस्पर्सन है लेकिन विद डेविएशन नहीं। तो डेविएशन जो है सो पहला कितना देगा, थिन प्रिज्म है, थिन प्रिज्म में जो डेविएशन होता है वो कितना होता है, म्यू माइनस 1 ये पहला प्रिज्म का जो डेविएशन है म्यू 1 दूसरा जो प्रिज्म है P2 वो भी डेविएशन देगा म्यू 2 माइनस 1 P2। क्वेश्चन में बोला है कि ये डेविएशन जो है सो 0 है, दोनों को ऐड कर देते हैं म्यू 1 माइनस 1 A1 प्लस म्यू 2 माइनस 1 A2 A2 निकाल लेना है यहाँ से, माइनस म्यू 1 माइनस 1 म्यू 2 माइनस 1 A1, यही वैल्यू सबके वैल्यू रखते हैं। म्यू 1 कितना है 1.5, म्यू 2 कितना है 1.72, ये कितना है 4 डिग्री, कितना आ गया, ये हो गया 54, ये हो गया 72 टाइम्स 4 डिग्री माइनस 18 के 54, 18 से 72, ये 4 4 चला गया, -3 डिग्री, यही आंसर है -3। अब -3 डिग्री का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये इधर है ये इधर है, उल्टा है, 4 डिग्री 3 डिग्री आंसर बहुत ईजी था। आपको बस केवल ये फॉर्मूला याद रखना है कि थिन प्रिज्म के लिए जो डेविएशन है वो होता है म्यू माइनस 1 A। यदि प्रिज्म थिन नहीं होता तो डेविएशन कितना होता है, इधर से लाइट आया गया रिफ्लेक्ट हुआ और लास्ट में ये इधर से मर्ज कर गया, ये रहा हमारा डेविएशन। स्ट्रेट लाइन मान लीजिए इसको, लाइन को हम इधर से एक्सटेंड की, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यहाँ पर आर प्राइम इसको बोलते हैं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, और इधर से जो लाइट निकला वो आई प्राइम है, ये दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है वो डेविएशन है, मतलब ये वाला एंगल, ये लाइन किसी को आगे बढ़ा है, यही डेविएशन है। और ये डेविएशन कितना है, ये दोनों के सम के बराबर है, इसको नाम कुछ दे देता हूँ मैं, अल्फा बीटा। तो डेविएशन है अल्फा प्लस बीटा, ये आई है और ये टोटल एंगल भी आई है, तो अल्फा हुआ आई माइनस ए, आई माइनस आर। वैसे बीटा कितना हुआ, ये आई प्राइम जो है ऑपोजिट एंगल हुआ, ये टोटल आई प्राइम है, उसमें से बीटा निकालना है, तो आई प्राइम में से बीटा निकालना है, आर प्राइम को माइनस करना पड़ेगा। ये देख लीजिए ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल आई है, अल्फा केवल चाहिए, तो इस टोटल एंगल जो कि आई है उसमें से आर माइनस कर, एक्जैक्टली सेम यहाँ कर रहे हैं, तो बीटा हो गया आई प्राइम माइनस आर प्राइम, आई प्लस आई प्राइम माइनस आर प्लस आर प्राइम, अब आर प्लस आर प्राइम जो से ए होता है, ये बोले कैसे, ये आर है ये आर प्राइम, और ए एंगल जो है कुछ है, मान लीजिए इसको गामा कहते हैं, तो गामा प्लस आर प्राइम 180 डिग्री, राइट, ट्रायंगल का एंगल है। अब यदि इस क्वाड्रिलेटरल में हम देखें, ये क्वाड्रिलेटर जो बना रहे हैं तो उसका कलर ले लेते हैं, इस क्वाड्रिलेटर में हम देखें तो ये एंगल ए हुआ प्लस ये वाला एंगल कितना हुआ 90 डिग्री हुआ, ये एंगल कितना हुआ गामा हुआ, ये एंगल 90 डिग्री, सबको मिलाएंगे तो 360 डिग्री। इसका मतलब है ए प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ भी 180 डिग्री यहाँ भी 180 डिग्री, तो
ए प्लस गामा जो है सो हो गया गामा प्लस आर प्लस आर प्राइम, ये गामा गामा चला गया और ए इज इक्वल टू आर प्लस आर प्राइम, वो यहाँ पर मैंने लिखा। ये डेविएशन जो है सो होता है इतना, आई प्लस आई प्राइम माइनस वन माइनस ए, आई प्लस आई प्राइम माइनस ए, ये जनरल है, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, एग्जैक्ट। अब यदि थीन प्रिज्म है तो थीन प्रिज्म है, पहले स्नेल्स लॉ लगाते हैं यहाँ पर, साइन आई इक्वल टू मीन टाइम्स साइन आर, साइन आई इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, म्यू टाइम्स साइन आर। अब यदि ए जो है स्मॉल है और ए होता है आर प्लस आर प्राइम, दोनों का सम स्मॉल है, इसका मतलब आर भी स्मॉल है और आर प्राइम भी स्मॉल है। तो आर स्मॉल है तो म्यू टाइम्स आर लिखेंगे, साइन आई को भी स्मॉल होना पड़ेगा क्योंकि ए स्मॉल है, ये फिक्स्ड है तो इसको भी स्मॉल होना पड़ेगा, तो आई इक्वल टू म्यू आर आ गया। यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू म्यू आर प्लस आई प्राइम, उसको भी निकालना पड़ेगा, और एंगल ए जो है सो है। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, इस यहाँ पे इस जगह पे लेकिन हम लगाते हैं साइन म्यू टाइम्स साइन आर प्राइम इक्वल टू 1 टाइम्स साइन आई प्राइम, स्नेल्स लॉ लगाएं इस जगह पे, इधर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है टाइम्स इधर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आर प्राइम इक्वल टू इधर जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है या रिफ्रैक्शन है आई प्राइम टाइम्स म्यू, उधर म्यू हवा है तो फिर यहाँ पर भी वही बात है, आर प्राइम छोटा है तो आई प्राइम भी छोटा होगा, तो म्यू आर प्राइम इक्वल टू आई प्राइम। अब यहाँ से आते हैं, ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू म्यू आर प्लस आई कितना आया आई प्राइम म्यू आर प्राइम माइनस ए, म्यू कॉमन हो गया आर प्लस आर प्राइम माइनस ए, और आर प्लस आर प्राइम तो ए होता है माइनस ए, इस तरह से म्यू माइनस 1 ए, एक फॉर्मूला आ जाता है जो हमने यूज किया थीन प्रिज्म के लिए, तो थीन प्रिज्म के लिए एक फॉर्मूला है। और ये कैसे आया, आप जस्ट दो बार स्नेल्स लॉ लगाएं और जस्ट हम यूज किए कि ए जो है स्मॉल है तो ये यहाँ से वो फॉर्मूला है, लेकिन यदि एग्जैक्ट की बातें हैं तो एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है सो आई प्लस आई प्राइम माइनस ए होता है, यहाँ पर ये चाहे कुछ भी यूज सब चलेगा। तो एनीवे ये तो हमने एक्स्ट्रा बता दिया, यहाँ पर जो है सो 3 डिग्री कम पहले निकल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स एस, यहाँ पर हैविंग डाइवर्जेंस एंगल अल्फा, एंगल दिया हुआ है, फॉल सिमेट्रिकली ऑन ए ग्लास स्लैब, सिमेट्रिकली मतलब कि ऐसा नहीं कि इधर बाहर निकल गया, सिमेट्रिकली है, on a glass slab as shown, the angles of incidence of the two extreme rays are equal. The angle of incidence of the two extreme rays are equal. ये दोनों एंगल सेम है, ये सिमेट्रिक है। If the thickness of the glass slab is t, thickness इसका t दिया हुआ है, its refractive index is n, then the divergence angle of the emergent beam is, यहाँ से जो बाहर निकल रहा है उसका क्या होगा, जैसे यहाँ से ये रिफ्लेक्ट किया फिर यहाँ से इधर चला गया, ये नॉर्मल की तरफ गया क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो बैंड उधर होगा, ये इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम है तो बाहर जाएगा। ये तो ग्लास स्लैब है, तो ग्लास स्लैब में तो हमें पता है कि ये पैरेलल हो जाता है इसका, वैसे ही इधर भी पैरेलल हो जाएगा, ये दोनों ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों के बीच में जो भी एंगल है वही एंगल यहाँ भी होगा, कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, बस हमें इस फैक्ट को यूज करना पड़ा कि ग्लास स्लैब से जब लाइट क्रॉस करता है तो जब इधर से निकलता है ये दोनों ही पैरेलल होते हैं, बस शिफ्ट करता है थोड़ा सा, जैसे कि ऑब्जेक्ट यहाँ ना दिखे अब यहाँ दिखेगा, नज़दीक दिखेगा, तो जितना इल्यूमिनेटेड एरिया है वो इधर से देखने पर लगेगा इतना दूर तक इल्यूमिनेटेड एरिया है, एक सर्किल जैसा होगा, लेकिन यहाँ पर वो कम हो गया, लेकिन इधर से देखेंगे तो वो जो एंगल है यहाँ पर वो सेम दिखेगा क्योंकि अब ऑब्जेक्ट नज़दीक लग रहा है, तो एंगल यहाँ पर अल्फा होगा,
कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है इसमें। वैसे अब यदि कैलकुलेशन करना भी चाहोगे तो क्या करोगे कैलकुलेशन, ये आई है, ये आर है, ये पैरेलल है, ये नॉर्मल है, दोनों पैरेलल होगा तो ये आर हो गया, यहाँ पर स्नेल सो लगाएंगे तो ये अपने आप जो है सो आई आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लगाएं म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, इस सरफेस पे लगाएं, इस सरफेस 1 पे, सरफेस 2 पे लगाएं, म्यू इज इक्वल टू किस एंगल से इंसिडेंस हुआ है आर, और यहाँ पर जो निकल रहा है वो कौन सा एंगल है आई प्राइम। ये दोनों से देख सकते हैं कि आई और आई प्राइम सेम है, ये और ये सेम है, इसका मतलब है कि ये दोनों पैरेलल है। इसी को पीछे बढ़ाते हैं, यहाँ पर जाता है, इस तरह से पीछे बढ़ाते हैं, यहाँ पर आता है, तो ये जो इमरजेंट रे लग रहा है किधर से आ रहा है, ये इमरजेंट लग रहा है इधर से आ रहा है, उसके बीच के एंगल जो है क्या हो, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है तो ये अल्फा है। या फिर ऐसे कर सकते हो कि यहाँ से ये इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल, ये एंगल ये वाला एंगल बी, ये ए प्लस बी, यहाँ भी ए प्लस बी, तो अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू अल्फा, एंगल सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कंडक्टर if the number of conduction electrons per unit volume is conduction electron, number of conduction electron इसको n से डिनोट करते हैं, इतना इलेक्ट्रॉन 10⁻28 बहुत ज़्यादा है राइट, एवोगाड्रो नंबर 10⁻23 होता है, इतना पर क्यूबिक मीटर, एंड मीन फ्री टाइम, जो टाइम है मीन फ्री टाइम बोलते हैं, इस 25 फेम्टोसेकेंड, फेम्टोसेकेंड का मतलब है 10⁻−15 मीटर सेकेंड बोला ना। वैसे बता दें आपको कि ये फेम्टो क्या होता है, ये 1 है मतलब 10⁻0, 10⁻−3 ये मिली, 10⁻6 ये माइक्रो, 10⁻9 ये नैनो, 10⁻12 ये पिको, 10⁻15 फेम्टो। उसके बाद और भी उतना जानने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ेंगे। 10⁻3 किलो, 10⁻6 मेगा, 10⁻9 गीगा, 10⁻12 टेरा, और ऊपर जाना है तो 10⁻15 पेटा। ये जो टाइम दिया हुआ है 25 फेम्टोसेकेंड। इट्स अप्रोक्सीमेट रेसिस्टिविटी इज, और रेसिस्टिविटी पूछ रहा है, रेसिस्टिविटी कितना हो, इन सारी इन्फॉर्मेशन से हमें रेसिस्टिविटी बताना है। नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो है वो 8.5 टाइम्स 10⁻28 पर क्यूबिक मीटर, और जो मीन फ्री टाइम है कोलिजन का, यहाँ से पार्टिकल ये सारे कोलिजन एक दूसरे से कर रहे हैं, वो एवरेज जो है मीन एवरेज, और फ्री कोलिजन टाइम, फ्री टाइम जो है बिफोर कोलिजन को इसके बीच में जो कोलाइड करे उसके पहले जो टाइम लगता है वो है तीनों ऑन एन एवरेज 25 फेम्टोसेकेंड के बाद में जाकर दूसरा इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करता है। तो रेसिस्टिविटी बताना है। ओम्स लॉ को हम V इक्वल टू IR लिखते हैं, लेकिन ये आता है एक्चुअली यहाँ से J इक्वल टू सिग्मा ए, ये कंडक्टिविटी है, और J क्या है, करंट डेंसिटी इसको कहते हैं, जिसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, J इक्वल टू करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हम सिग्मा, ये कंडक्टिविटी है, और ये जो रेसिस्टेंस है ये 1/सिग्मा है, 1 कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी रेजिस्ट कर रहा है, कंडक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को उल्टा है, तो सिग्मा ए होता है, और यहीं से V इक्वल टू IR जो ओम्स लॉ है वो आता है। और ये J जो है ये होता है, आप कैलकुलेट करते हैं, N E V D जो है सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, M दिया हुआ है, E दिया हुआ है, V D कितना होता है ये पता करना पड़ेगा। V D जो है सो हमें पता नहीं रहता, हम ये याद नहीं रख पाते, तो हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं, ये इस तरह से जो है यहाँ से एवरेज डिस्टेंस जो है L, एवरेज टाइम T में कोलाइड करता है, तो L इक्वल टू UT प्लस हाफ टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, L कितना है
कोई वैल्यू है एल, स्टार्ट किया 0 से, हाफ, ये चार्ज कितना है उस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ मान लीजिए ई, तो ई बाय एन, और टाइम जो लगा है टी नॉट स्क्वायर, तो वी डी कितना होगा एल बाई टी नॉट, तो यहाँ से आ गया ई ई बाई 2m टी नॉट, ये वी डी हो गया। आपको इसे याद रखें तो बेहतर है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं फार्मूला। यहाँ से यहाँ तक जो है मान लेते हैं डिस्टेंस जो है एवरेज मीन फ्री पाथ जो है वो एल है, और टाइम टाउ है या टी नॉट है। तो ये उधर जा रहा है टक्कर होने के लिए, इसमें चार्ज है यहाँ पर, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से वो जा रहा है उधर टक्कर होने के लिए, तो उसने एक्सप्रेशन दिया और यहाँ से हम निकाल सकते हैं। वेरी क्रूड वे है निकालने का, लेकिन निकल जाता है। एनीवे, अब इससे हमारा जो जे है वो कितना हो गया एन ई, वी डी का वैल्यू यहाँ रख देते हैं ई ई टी नॉट बाई 2m, और इस तरह से हमें आ गया एन ई स्क्वायर ई टी नॉट बाई 2m, और यही तो है सिग्मा ई, तो ई तो चला गया जैसे ओम्स लॉ है, ये ओम्स लॉ है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया सिग्मा एन ई स्क्वायर टी नॉट बाई 2m, सबके वैल्यू रखिए, वैल्यू पता चल जाएगा, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया कंडक्टिविटी का। और नहीं तो यदि आप कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पूरा याद रखते हैं तो अच्छी बात है। एन कितना दिया है 8.5, 8.5 टाइम्स 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये चार्ज 1.6 टाइम्स 10⁻19 कूलम, उसका स्क्वायर, ये 25 फेम्टो सेकंड दिया था मीन फ्री टाइम फेम्टो, और मास 2 टाइम्स 9.1 टाइम्स 10⁻31 kg। निकालिए इसको वैल्यू 8.5, 16 का 2.56, 16 सही 256, इधर 25 है, इधर 2 है, 9.1 है, और ये वाले में देखना है। ये क्या हो गया 38 हो गया, और 5 38 5 33, 38 5 43 53, और इधर 28 है, तो 28 25 हो गया -25, और नीचे में 31 है। नेक्स्ट स्टेप में 6 आ गया इधर। ये हमने जो सिग्मा निकाला, लेकिन उसने मुझे आर पूछा 1/सिग्मा, तो कितना हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 2 टाइम्स 9.1 बाय 8.5 टाइम्स 2.56 टाइम्स 25, और ये हो गया 10⁻⁻6। ऐसे करते हैं 100 इधर, 100 नहीं करते, इसी को ले जाते हैं 100 इधर, 25 चौके 100, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 32, 4 25 100, 9.1 25, ये कितना हो गया देख लेते हैं, 8.5 टाइम्स 8 10⁻⁻8, ये कितना हो गया 25 9 125, कुछ ऐसे। ये कितना हो गया 8 25 40 और 8 64 68, कुछ ऐसे। ये एक से ज़्यादा है राइट, टाइम्स 10⁻⁻8। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर आप जो है सो 10.5 टाइम्स 10⁻⁻8 कहें और बोले ये मेरा आंसर है, नहीं, तो इसको 1.05 टाइम्स 10⁻⁻7 कहना पड़ेगा, ये आपका आंसर होगा। इसे साइंटिफिक तरीके से लिखना पड़ेगा, कोई नंबर टाइम्स कोई डिजिट x डॉट y g जो भी लिखना है, टाइम 10⁻⁻mn जो भी है, और तब आपका आंसर ये होगा। जब अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा है तो यह हमेशा 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग 9 पॉइंट समथिंग हो सकता है, 10 पॉइंट नहीं हो सकता, या 0 पॉइंट नहीं हो सकता, तो उस हिसाब से ये हमारा सही हुआ, और ये 10⁻⁸ का आंसर हो गया। सो 10⁻⁸ 4, ऑप्शन 4। तो इसमें क्या कीजिए आप, या तो आपको ये कंडक्टिविटी का पूरा फार्मूला याद रखना पड़ेगा, और नहीं तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि J = सिग्मा ए होता है,
लेकिन जे इज टू एन ई वी टी भी होता है। वी टी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लिए। एल इज टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर से एक्सलेशन क्या है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास, ये एक्सलेशन है। इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके हमने निकाला तो एल का वैल्यू आ गया। वी डी जो है सो जस्ट एवरेज डिस्टेंस बाय एवरेज टाइम एल बाई टी नोट, तो हमें एक वैल्यू आ गया जो कि हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। इसको यहाँ सब्सटीट्यूट किए तो हमें करंट डेंसिटी मिल गया, एक करंट डेंसिटी मिल गया। उसको करंट डेंसिटी जो है सो सिग्मा डी होता है, यही ओम्स लॉ है। और यहाँ से हमें सिग्मा का वैल्यू मिल गया। हमें रेसिस्टिविटी पूछा, मतलब 1/सिग्मा पूछा, उसके बाद सारे वैल्यू जो क्वांटिटीज हैं उसके वैल्यू को रख देते हैं तो हमें मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A charge Q is uniformly distributed over a long rod AB of length L as shown in the figure. The electric potential at the point O lying at a distance L from the end A is how much? ये है रड और इस पर जो है सो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस पॉइंट O जो है, जो कि यहाँ से L डिस्टेंस पर है, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, हमें कोई डायरेक्शन नहीं है इसमें, सो इजी है। तब यहाँ पर जो है सो एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे। पहले कंसीडर करते हैं एक स्मॉल एलिमेंट, जिसका थिकनेस है dx और यहाँ से चाहे कहीं से भी डिस्टेंस ले लेते हैं, x डिस्टेंस पर जो है, x डिस्टेंस पर है तब थिकनेस dx है, यदि x डिस्टेंस पर नहीं है तो थिकनेस dx नहीं है, कुछ और होगा। y लेंगे तो y dy होगा, क्योंकि जस्ट थोड़ा सा चेंज है इसमें। तो इस पर चार्ज कितना आएगा, चार्ज जो है सो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर टोटल पर चार्ज जो है L पर चार्ज है Q, मान लेते हैं Q है, तो 1 पर चार्ज है Q बाय L, तो dx पर चार्ज कितना होगा, Q बाय L टाइम्स dx टाइम्स Q बाय L, ये चार्ज होगा इस पर, यदि टोटल पर चार्ज Q है तो ये पॉइंट चार्ज की तरह है। अब पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है हमें पता है, ये पॉइंट है, एक तो चार्ज Q है, यहाँ पर कितना पोटेंशियल है V, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस r। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है वो पॉइंट चार्ज की तरह है और इसके वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल है डी भी लिख रहे हैं क्योंकि छोटा है एलिमेंट है, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, चार्ज तो यहाँ पर डी क्यू है और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से x प्लस एल, तो पूरा की वजह से कितना होगा v नॉट, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन है x का, ये कांस्टेंट नहीं है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। डी क्यू को यहाँ लिख देते हैं Q बाय L dx x बाय L। x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, x का मिनिमम वैल्यू है 0 यहाँ पर और मैक्सिमम वैल्यू है L। ओके, जो कांस्टेंट है उसे बाहर करते हैं, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ये सारे कांस्टेंट हैं और यहाँ बचे dx बाय x प्लस L, x वेरिंग फ्रॉम 0 टू L। अब लीजिए ये Q दिया हुआ है एक्चुअली, यहाँ पर Q चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैंने सोचा नहीं दिया है, इसको बाद में कुछ होगा। एनीवे 1/x प्लस एल का लॉग ले लेते हैं, ये लॉन आता है, बेस ई है 0 टू L, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले L को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x तो L प्लस L माइनस x को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 0 प्लस L हुआ। अब ln का जो लॉग का जो प्रॉपर्टी है lm माइनस ln, ये होता है माइनस में होने पर डिवाइड हो जाता है, प्लस में रहने पर मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, ln ये 2l हो गया और ये l हो गया, l चला गया और आपका आंसर आ गया Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, शायद एक l भूल गया मैं इधर, यहाँ पर तो डायमेंशन गलत है ना, पोटेंशियल का डायमेंशन होता है चार्ज बाय लेंथ और विथ एप्सिलॉन नॉट, यहाँ ये ln2, इसका 2 डायमेंशन नहीं है।
QLN2/4πε0। ये है पोटेंशियल, Q/4πε0 L, ऑप्शन 4। ये तो काफ़ी आसान था, बस आपको एक एलिमेंट कंसीडर करना था। उस एलिमेंट के बाद एलिमेंट को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कीजिए, और यहाँ पर पोटेंशियल हमें पता हो गया। डायरेक्शन का कोई झमेला नहीं, क्योंकि ये पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है, और सिंपली इंटीग्रेट कर दिए। एक्स वेरी कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, हो गया। कोई जरूरी नहीं कि एक्स यहाँ से कंसीडर करें, यहाँ से भी कर सकते थे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ से भी कंसीडर करेंगे इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है, जैसे यहाँ पर 0 to L है, वो चेंज करेगा। यदि यहाँ पर आपका 0 ओरिजिन होता है तो एक्स का मिनिमम वैल्यू ये रहता है L, और मैक्सिमम 2L। हम आप फ्री है, कहीं से भी ले सकते हैं। एनीवे, तो ये तो बहुत आसान था। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ये बना सकता था कि इंस्टेड ऑफ, जैसे इसको हम एक्स्ट्रा कहते हैं, या सिमिलर क्वेश्चन जो दिया जा सकता है एग्जाम में, वो ये है कि एक चार्ज यहाँ पर है, उसने कहा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिलहाल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। लेकिन इसके जगह पर वो कहे नहीं, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन है एक, जो दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो समथिंग टाइम्स, मतलब x इक्वल टू 0 पर, यहाँ से x 0 में लेना शुरू करते हैं, x इक्वल टू 0 पर कुछ चार्ज नहीं है 0, या फिर इस फॉर्म में दे सकता है प्लस b, तब यहाँ b चार्ज हो जाएगा। दोनों में से कोई एक दे सकता है, आइदर वन। और उसके बाद जैसे जैसे x बढ़ रहा है इसका चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पर चार्ज मैक्सिमम हो गया, यहाँ बहुत ज़्यादा चार्ज है, यहाँ एकदम कम चार्ज है, यहाँ पर थोड़ा सा चार्ज है। और उसके बाद में कहता है कि उसी जगह पर जो है हमें बताओ ये L डिस्टेंस पर, ये भी L है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है V, वो बताना है कितना है। सेम क्वेश्चन, केवल डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। फिलहाल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, मैंने अभी जो इसका जो डेल्टा है वो डेल्टा नॉट है, ये लैम्डा, लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो लैम्डा नॉट अभी फिक्स्ड है। यहाँ पर चाहे यहाँ जाए, कहीं भी जाएँ, यदि सेम यूनिट हम लेंगे लेंथ का तो हमें सेम चार्ज मिलेगा, लेकिन इस केस में नहीं, इधर चार्ज ज़्यादा है इधर कम है, या कोई और फंक्शन ले सकता था, और तब आप इसको घर में बना सकते हो, कोई ज़्यादा झमेला नहीं है। इसमें तो बहुत ईजी हो जाएगा कि एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, जहाँ पर ये डी एक्स है वहाँ पर एक्स डी एक्स बाई एक्स प्लस एल आएगा, आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो और बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से है। A cube of side A has point charges plus q located at each of its vertices except at the origin. origin है where the charge is minus q. So origin पर minus q है, बाकी सारे जितने vertices हैं वहाँ पर plus q charge है। The electric field at the center of the cube, बीच में एकदम center of the cube, origin पर नहीं, center of the cube पर जो है, center of the cube जो cube है उसका property है ना कि जितने भी diagonals लेंगे, कितने diagonals होंगे, वो सारे के सारे diagonals, कितने डायगोनल, एक यहाँ से जाएंगे, एक यहाँ से जाएंगे, दो एक यहाँ से जाएंगे, तीन एक यहाँ से जाएंगे, चार, तीन ऐसे हो गए, चार डायगोनल है, वो चारों डायगोनल यहाँ से गुजरेंगे, राइट। तो उसके सेंटर पर जो है सो फील्ड कितना होगा, यदि ओरिजिन पर माइनस क्यू की जगह प्लस क्यू होता तो ये सिमेट्रिक पॉइंट है, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पर है, एक्जैक्टली ऑपोजिट, इस तरह से बीच में एकदम है, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ पर है, सेम डिस्टेंस, तो यहाँ क्या फील्ड है, जीरो। ये जितना फील्ड इधर लगाएगा उतना ही ये फील्ड इधर लगाएगा, जीरो हो गया। तो अभी जो है यहाँ पर माइनस क्यू दे दिया, तो केवल एक ये जो डायगोनल है वो बैलेंस नहीं है, बाकी सारे डायगोनल बैलेंस है, चार डायगोनल है, चारों बैलेंस है, ये ए और इसका अपोजिट में ये वाला है, बैलेंस है, ये और ये बैलेंस है, ये और ये बैलेंस है। तो
3 ठो डायगोनल तो बैलेंस है, 6 चार्जेज एक दूसरे को बैलेंस कर लिए, जो बच गया वो ए और ये वही निगेटिव होने की वजह से बच गया। तो अब हमारे पास एक इस तरह से सिचुएशन है, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन ये है 0 0 और ये है क्या है, यहाँ से देखेंगे ए, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है ए, यहाँ से देख लीजिए ओरिजिन है 0 0 0, तो इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा जी ए, यहाँ 0 लिखते हैं, ये उसके जस्ट बीच में है, तो इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, एक लाइन है जिसका 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, उसके जस्ट मिडिल वाला का कोऑर्डिनेट, इसका जो वेरियस कोऑर्डिनेट्स है उसको उसका मीन पॉइंट होगा, तो 0 + a/2, 0 + a/2, 0 + a/2, इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है। अच्छा, ये चार्ज तो दोनों जगह क्यू क्यू है, यहाँ -q है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर चार्ज इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये क्या करेगा, चार्ज उसी डायरेक्शन में लगाएगा, वैल्यू सेम होगा क्योंकि r सेम है, और ये r कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, इसका डायगोनल का स्क्वायर रूट a² + a² + a², यहाँ से a-0 होल स्क्वायर, a-0 होल स्क्वायर, a-0 होल स्क्वायर, और ये आ गया √3a, दोनों का सेम है, ये तो टोटल r हुआ ना, ये 2r है, तो r हो गया उसका हाफ, ये 2r है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना फोर्स लगा रहा है यहाँ पर, F1 और ये F2 दोनों सेम है, तो डायरेक्शन भी दोनों का सेम है, तो ये F1 और F2 जो है फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड हम कहते हैं 1/4πε0, चार्ज q है, डिस्टेंस r², q/4πε0, ये कितना हो गया r², इधर 4 हो गया, इधर 3a² हो गया, ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शंस। आप चाहो तो इसका डायरेक्शन यहाँ से लिख सकते हो, तो डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, राइट, तो इधर हम जो है सो क्या करते हैं, डायरेक्शन कैसे लिखते हैं किसी वेक्टर का, चलिए कि हमारे पास वेक्टर है, एक पॉइंट है यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, और इधर है α2 β2 γ2, तो ओ ए का जो डायरेक्शन लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं, हम ओ ए वेक्टर लिखेंगे और उसको हम उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ओ ए वेक्टर कितना हुआ, α2 - α I + β2 - β j, और भूल गया γ2 - γ k, और उसका जो डिस्टेंस है उसे डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी वही करेंगे, डायरेक्शन लिखना है, यहाँ से ये हमारे पास इसको ये ओ पॉइंट है, ये भी ओ, इसको सी करते हैं ना, सी ओ, डायरेक्शन सी ओ है, तो इसको रहने देते हैं, सी ओ को कैसे लिखेंगे, सी ओ को पहले ओ आएगा 0 - a/2, 0 - a/2 I + 0 - a/2 j + 0 - a/2 k, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कितना है, a/2√3, देख लीजिए इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो फाइनली आ गया q/4πε0 4/3e², और इधर हो गया ये माइनस साइन दे दिए, a/2 बाहर किया नहीं किया, I + j + k, माइनस यहाँ है, और नीचे है a/2√3, a/2 चला गया, और फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आ गया 3a²√3, ये हो गया फील्ड वेक्टर फॉर्म टोटल एट सेंटर q/3√3 πε0² और डायरेक्शन लिखा है माइनस वाला होगा, दोनों में से कोई एक, q/3√3 πε0a² xyz, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये नहीं होगा क्योंकि हमने जो कंसीडर किया यहाँ पर बस एक ही का फोर्स लेके चल रहे हैं, दो ठो है ना, F1 और F2 दोनों का वैल्यू सेम है, ये तो मैग्नीट्यूड लिया था, या टोटल करना होगा तो दोनों का करना होगा, तो 2 आ जाएगा,
अभी हमने जो कैलकुलेट किया जस्ट एक की वजह से कैलकुलेट किया, उसका डायरेक्शन भी दिया जस्ट एक को F1 = F2, यहाँ पर तो दोनों है और सेम डायरेक्शन में है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, यही 2 से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, उसको भूल गया था। तो आंसर होगा ये। ओके, ये मेथड ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू, क्या आपको यदि दूसरा मेथड ऐसे कर सकते हो कि इस पॉइंट पर जो है सब की वजह से जो फोर्सेस आ रहे हैं उसको लिखते जाओ विद डायरेक्शंस, और उसके बाद में अपने आप ही वैल्यू आ जाएगा, जिससे हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो है इसका कोऑर्डिनेट है a/2 a/2 a/2, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट है 0 0 0। बाकी जगह का भी कोऑर्डिनेट आपको पता रखना पड़ेगा, हर जगह का कोऑर्डिनेट पता रखना पड़ेगा। तो इस C पर जो है जो फोर्स लग रहा है इसके वजह से कितना लगा, पहले इसके वजह से कितना लगा, वैल्यू सबका सेम है तो जस्ट F कहते हैं, और डायरेक्शन केवल देखना है, ये जो डायरेक्शन है इधर। तो ये यहाँ पर जो है a/2 माइनस प्लस a/2 माइनस प्लस ए में क्या कर रहा हूँ माइनस j k i, एक के वजह से हुआ, इसके वजह से, तो इसका कोऑर्डिनेट जो है सो 0 0 0, इसके वजह से यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे, पहले तो a/2 माइनस j a/2 माइनस k। अब जो सेकंड पॉइंट है ये तो 1 हो गया, 2 3 4 ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट, अब यदि हम इसको ऐसे कहें कि ये वाला हमारा y है, ये हमारा z है, ये हमारा x है, ये हमारा x है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 0, y कोऑर्डिनेट ये, z कोऑर्डिनेट 0, ऐसे सबका लिखते चले जाएंगे 8 की वजह से, 8 पॉइंट है 8 की वजह से, काफ़ी लंबा लिखना पड़ेगा और फाइनली आंसर वही आएगा। तो इसलिए उससे बेहतर ये है कि हम जानते हैं कि ये डायगोनल बैलेंस कर चुका है, ये डायगोनल बैलेंस कर चुका है, ये डायगोनल बैलेंस कर चुका है, 3 डायगोनल बैलेंस कर चुका है, केवल एक जो डायगोनल है वो बैलेंस नहीं किया है, वो है ए, क्योंकि ये माइनस चार्ज है और यहाँ प्लस चार्ज है, इसलिए वो बैलेंस नहीं किया। तो एक की वजह से जो आ रहा है वो निकाला, दूसरा की वजह से उतना ही आता है, और डायरेक्शन भी सेम है, तो एक की वजह से जो डायरेक्शन निकाला डायरेक्शन ऐसे निकाल रहा है, दूसरा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल वैल्यू आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट एंड इंसुलेटेड वायर्स आर केप्ट एट 90 डिग्री एंगल। इंसुलेटेड मतलब यहाँ पर जिस तरह से क्रॉस किया है ये क्रॉस कनेक्शन नहीं हो रहा है, फ्रॉम ईच अदर इन XY प्लेन, ये XY प्लेन दिखा दिया, XY प्लेन as shown in the figure. These wires carry currents of equal magnitude I, दोनों ही I की मैग्नीट्यूड है, कुछ डायरेक्शंस आर shown in the figure. The net magnetic field at point P, ये पॉइंट P जो है जहाँ से डिस्टेंस इधर d है वहाँ पर कितना होगा। अब आपको पता कीजिए इससे करंट आई जा रहा है, तो यहाँ पर जो फील्ड होता है कोई डिस्टेंस पर d पर वो कितना होता है, ये होता है b = μ0 I/4πd। आप इसको निकाल सकते हैं ऐसे, एम्पीयर्स लॉ यहाँ से लगाएंगे, यदि एम्पीयर लॉ क्या कहता है कि एक क्लोज सर्किल होना चाहिए, E डॉट dl, E नहीं b ना, b डॉट dl, ये होता है μ0 I। अब सिमेट्री की वजह से हर एक जगह सेम है इसका डायरेक्शन b का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये dl मतलब इसका डायरेक्शन जो है सो इसी XY प्लेन में होता है, क्योंकि वो पी से वर्ड लॉस डायरेक्शन का पता चलेगा, μ0/4π आइडियल क्रॉस r/r3, ये पी से वर्ड लॉ है, इससे पता चलेगा dl और r जो दोनों है, dl मतलब यहाँ पर ये dl अलग है, ये dl अलग है, इसको dl प्राइम कहते हैं इसमें। तो ये जो b जो है सो मैं परपेंडिकुलर होता है ये dl का और r है इसका, मतलब इधर हो गया टेंजेंशियल, हमेशा टेंजेंशियल है। तो b और dl, ये dl जो है सो यहाँ का dl है, छोटा सा एलिमेंट जो इस सर्किल में ले रहे हैं, तो हर जगह सेम है, b सेम है और dl का वैल्यू जो है
सब जगह से ऐड करते हैं तो कितना आता है, 8 पाई डी आ जाएगा, रेडियस यहाँ डी, म्यू जीरो आई, तो बी आ गया म्यू जीरो आई बाई 2 पाई डी। आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, एग्जाम में डराइव करने का टाइम नहीं होगा। एनीवे, तो ये फार्मूला हमें यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो बी है इसके वजह से मैग्नेटिक जो फील्ड है, और डायरेक्शन किधर होता है, डायरेक्शन इससे हम देखते हैं उसी एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में होता है। और यहाँ पर जो है सो राइट हैंड रूल हम यूज करेंगे। अपना राइट हैंड लीजिए, उसके चारों फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में रखिए और उसके बाद उसे कर्ल कीजिए उस पॉइंट की तरफ जहाँ आप फील्ड को मेजर करना चाह रहे हैं। तो इसके वजह से जब मैं देखता हूँ तो हमारा इसके वजह से जो है यहाँ पर हमें मिलता है अप, मेरा फिंगर अप जा रहा है। अब दूसरा की वजह से देखिए, इसके वजह से जो करंट है, करंट के डायरेक्शन में अपना चारों फिंगर्स रखें और उसे कर्ल करें पी के तरफ, तो हमारा जो थंब है वो डाउन जा रहा है, तो यहाँ पर डाउन। और दोनों का वैल्यू जो है म्यू वी जो है वो सेम है ना, म्यू जीरो आई बाय 2 पाई डी। इसकी वजह से वही है, इसकी वजह से वही है, क्योंकि दोनों ही का इस पॉइंट का डिस्टेंस, दोनों ही मिनिमम डिस्टेंस, लोएस्ट डिस्टेंस सेम है डी। तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन एक का ऑपोजिट है, एक का अप है और दूसरे का डाउन है, तो जीरो हो गया। ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करके जीरो कर लिया। तो ये काफ़ी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, कॉइल है ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, ए करंट इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका रेजिस्टेंस दे दिया है 100 ओम और इसमें जो है फ्लक्स चेंज किया जा रहा है, चेंजिंग द फ्लक्स, करंट इज इंड्यूस्ड, इसमें करंट इंड्यूस्ड हो रहा है बाय चेंजिंग द फ्लक्स थ्रू इट एज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज हाउ मच। ये जो इसमें करंट इंड्यूस्ड हो रहा है वो है आई, यहाँ पर इस तरह से दिखाया हुआ स्ट्रेट लाइन है। टी इक्वल टू जीरो पर ये करंट मैक्सिमम है 10 एम्पियर और टी इक्वल टू जीरो पॉइंट पर ये करंट खत्म हो गया, जीरो हो गया। बताना है चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द कॉइल, जो कॉइल है इसके थ्रू जो चेंज हो रहा है फ्लक्स का वो बताना है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज करते हैं। वो कहता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इंड्यूस्ड होता है वो होता है चेंज इन फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और माइनस साइन लेंज का लॉ है, वो बताता है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। यहाँ डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं है तो सिंपली हम ये लेते हैं। और आई क्या हो जाएगा, ये इसमें यदि करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट यदि आई फ्लो कर रहा है तो ये हो जाएगा आई टाइम्स आर, माइनस डी फाई बाई डी टी। अब डी फाई कितना हो गया, इसको भूल जाते हैं माइनस को, डी फाई हो गया आई आर डी टी, राइट। तो ये डी फाई कितना चेंज हुआ, जो चेंज है ये पूरा इंटीग्रेट कर दिया। ये जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो टाइम का फंक्शन है, क्योंकि आई जो है सो टाइम का फंक्शन है। ये देखिए आई जो है सो टाइम का फंक्शन है, आर कॉन्स्टेंट है बाहर कर दिया, आई डी टी। फ्लक्स कब तक चेंज होगा, जब तक करंट फ्लो करेगा। शुरू में करंट 10 एम्पियर है, बाद में 0.5 एम्पियर है। शुरू से लेकर बाद तक टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड, इसके बाद कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा। ये क्या है, आई डी टी, आई इधर डी टी इधर, ये दोनों का एरिया, आई डी टी हो गया इसका एरिया, एरिया कितना है, आर इधर हो गया और एरिया हो गया ये ट्रायंगल का एरिया, हाफ टाइम्स 0.5 टाइम्स 10, मतलब आर है 100 और ये हो गया 525, थोड़ा है 250 वीबर।
कितना फ्लक्स चेंज हुआ, 250 वेबर। आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन। एक तरफ फोटोन है और एक तरफ प्रोटॉन है, और इसका काइनेटिक एनर्जी जो है और इसका एनर्जी जो है ये दोनों सेम है और दोनों का वैल्यू ई है। हम एक लाइन देते हैं, इधर हम फोटोन की बात करेंगे। लैम्डा 1 बी द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का वेवलेंथ है लैम्डा 1, एंड लैम्डा 2 बी द वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन, इधर लैम्डा 2 है। रेशियो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 बताना है। प्रोटॉन के लिए पी कितना होता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोय, एच बाय लैम्डा, यहाँ लैम्डा 1 है तो लैम्डा 1 कितना है एच बाय पी, और ये पी क्या है मोमेंटम, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है निकाल सकते हो, 2m के देख सकते हो, k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर है, m नीचे कर दिए एक m ऊपर कर दिए, ये p स्क्वायर हो गया बाय 2m, और इस तरह से p इक्वल टू 2m k, तो यहाँ लिखा है। तो लैम्डा हमें अब k कितना है, उसने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन e है, तो हमने लिखा 2m लैम्डा, ये पता चल गया। वापस आते हैं फोटोन पर। फोटोन का एनर्जी कितना होता है एच सी बाय लैम्डा, यहाँ लैम्डा 2 है तो लैम्डा 2 में पता चल गया एच सी, और एनर्जी इसका भी ई है, ये इधर से पता चल गया। अब दोनों का रेशियो निकालना है, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, लैम्डा 1 लिखते हैं एच बाय 2m ई बाय लैम्डा 1 लैम्डा 2 एच सी ई, एच चला गया था कट गया, ये ऊपर में हो गया और नीचे में स्क्वायर रूट हो गया, और सी भी है ये सी, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल टू, तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनल टू जस्ट ई का स्क्वायर रूट, जिसको हम कहते हैं ई का पावर हाफ, ई का पावर हाफ। आंसर हुआ 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर